स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल SSDS एजुकेशन रिसर्च सेंटर पर। साथियों, जो आरपीएफ कांस्टेबल का जो एग्जाम आ रहा है, इसमें आपका जो समय है बहुत कम बचा हुआ है। तो इस कम समय में परीक्षा वाला कंटेंट आपको पढ़ना चाहिए जो परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा। तो साथियों, आप आज से आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी आपकी शुरू हो चुकी है। मैं आपको बहुत कम पढ़ाऊंगा, बहुत अधिक नहीं, क्योंकि आपके दो दिन हैं बहुत कम बचे हुए हैं। तो साथियों, जो भी आपको पढ़ाया जाए बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़िएगा, मेहनत से पढ़िएगा, तो मैं कहूँगा आपका जो एग्जाम है बहुत ही इजीली क्रैक हो जाएगा। तो ये मॉडल पेपर नंबर 1 है साथियों। इसके बाद में मैं आपको बहुत सारे मॉडल पेपर करवाऊंगा और एग्जाम तक आपके सारे मॉडल पेपर अगर आप देख लेते हैं तो मैं कहूँगा लगभग 70 से 75% प्रश्न आपको इन्हीं क्लासेस से देखने को मिलेंगे। तो आज की इस वीडियो में जैसे ही परीक्षा में आपके 50 क्वेश्चन आएंगे जीएस के, वैसे ही आपको ये देखने को मिलेंगे। इसके अलावा करंट अफेयर के क्वेश्चन मिलेंगे। इसके अलावा रीजनिंग के 20 क्वेश्चन हैं और मैथ के 10 क्वेश्चन हैं साथियों। तो मैं कहूँगा यहाँ से आपको कई सारे क्वेश्चन डिक्टो देखने को मिलेंगे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेंगे आप आज की इस वीडियो के माध्यम से। अगर आपने इस वीडियो में एंट्री की है तो मैं कहूँगा स्टार्टिंग टू एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा और अपने एग्जाम को साथियों क्रैक करिएगा। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, बोला है कि किस राजा के प्रशासन में अष्टप्रधान मंत्री परिषद पाई गई थी। तो यहाँ पर शिवाजी की बात चल रही, तो शिवाजी के कार्यकाल में ही अष्टप्रधान मंत्री परिषद पाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था। तो मैं अगर डलहौजी की बात करूं तो ये हड़प नीति के एक तरीके से कट्टर समर्थक थे। आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका कि श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था। तो अंग्रेजों ने साथियों टीपू सुल्तान को यहां पर पराजित किया था, जो कि अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच हुई थी, जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी और टीपू सुल्तान की हार हुई थी। अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम था। तो यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन ने हस्तांतरित कर दिया था। ये डिक्टो सवाल आपसे पूछा जाएगा। ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर अंग्रेजों ने भारत में लोगों की पारंपरिक, धार्मिक और सामाजिक प्रथाओं को कुचलने का फैसला किया, ये भी नहीं होगा। जमींदारी ये भी नहीं होगा। ये आपका अंग्रेजों ने फैसला किया कि सेना में भारतीय सैनिकों का अनुपात बढ़ा दिया, ये भी नहीं होगा। तो मैं कहूंगा ए नंबर आपका बहुत ही सटीक सवाल जाएगा। 1857 के विद्रोह का परिणाम ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया था। अगला देखिए, भूदान ग्रामदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्टार्टिंग हुआ था। तो मैं कहूंगा इनका विनोबा भावे के द्वारा ये स्टार्ट हुआ था। जिनका आंसर इनके साथ है वो बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन, भूदान आंदोलन के प्रवर्तक किन्हें माना जाता है। तो अगर यहाँ पर प्रवर्तक आपसे पूछा जाए तो भी आपको विनोबा भावे बताना है, क्योंकि ये जो भूदान जो आंदोलन है किसके द्वारा स्टार्ट हुआ था, तो भी विनोबा भावे। और अगर प्रवर्तक की बात करें तब भी आपको यही आंसर बताना है। अगला सवाल देखिए कि निम्नलिखित में से सबसे पहले धन की निकासी का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आपकी स्क्रीन पर है, बोला जा रहा है कि विश्व में धर्म संसद 1893 में विवेकानंद स्वामी जी ने जो हिंदू धर्म के बारे में विस्तार से बताया था। तो ये आपको बताना है कि शिकागो में हुई थी। तो मैं बताऊं कि यहाँ पर इसमें विश्व धर्म सम्मेलन संसद में स्वामी विवेकानंद जी ने हिंदू धर्म के बारे में विस्तार से बताया था। आंसर आपका वी के साथ जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन की कह रहा कि सर्वाधिक प्राचीन पुराण इसमें से कौन सा है। तो मैं कहूंगा मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, नारद पुराण या वामन पुराण। तो मैं एकदम जो प्राचीन पुराण की बात कहूं तो यहाँ पर मत्स्य पुराण जो होता है ये राइट हो जाता है। ये पुराणों की संख्या 18 होती है, आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन किया गया। ये सवाल आपसे डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा। तो मैं कहूंगा कि ऋग्वेद में इंद्र देव की यहाँ पर सर्वाधिक महत्ता का वर्णन किया गया। आंसर नंबर वी हो जाता आपका राइट। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर बोला है जा रहा है कि गौतम बुद्ध ने धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र बोला जाता है, जो कि यहाँ पर उपदेश दिया था। तो नॉर्मली यहाँ पर इसका उपदेश कहाँ पर दिया गया था ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर कपिल वस्तु में दिया गया या लुम्बिनी में दिया गया,
बोधगया में दिया गया, तो मैं कहूंगा कि यहाँ पर इसका उद्देश्य जो है सारनाथ में दिया गया था। जो धर्म चक्र के प्रवर्तक का जो उपदेश दिया था ये सारनाथ में दिया था। अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बोला जा रहा है, नगर पालिका प्रशासन की एक विस्तृत प्रणाली की स्थापना के लिए निम्नलिखित में से सबसे प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। ये डिक्टो क्वेश्चन आपके सामने आएगा। आप लोग ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर किस राजा की बात चल रही, चंद्रगुप्त मौर्य की। यानी कि नगर पालिका प्रशासन की एक विस्तृत प्रणाली के लिए यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य ही जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि विजयनगर की प्रचलित परंपराओं के अनुसार विजयनगर के शासकों को कहा जाता है। तो साथियों क्या बोला जाता है, तो आपको मालूम होना चाहिए, यहाँ पर नरपति बोला जाता है, जो राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जजिया कर फिर से लगाने वाले मुगल शासक का नाम बता दीजिए। देखिए जजिया कर दोबारा से औरंगजेब ने लगाया था, ये आप लोगों को भी याद रखना है। उसके बाद देखिए कि अगला क्वेश्चन है कि विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन की अगर मैं बात करूं तो इसका निर्माण मयूर सिंहासन भी इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इसको मयूर सिंहासन भी बोला जाता है। और उसकी लाल किले की स्थापना किस मुगल शासक के द्वारा कराई गई थी? तो ये काम शाहजहां के द्वारा करवाया गया था साथियों, शाहजहां के द्वारा ये कार्य हुआ था। तो अगर आपने इस वीडियो को साथियों लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों मैं रिक्वेस्ट करूंगा, तो चैनल पर अगर आप नए हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है, क्या बोला जा रहा है कि किस वर्ष में ब्रिटिश सरकार द्वारा एक शस्त्र अधिनियम पारित किया गया था जो भारतीयों को हथियार रखने से मना करता था? ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, आप लोग ध्यान रखेंगे कि 1878 यहाँ पर जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा शस्त्र अधिनियम पारित किया गया था, कब? 1878 में। और ये अधिनियम क्या कहता था कि भारतीयों को हथियार ना रखने दिया जाए, यानी कि भारतीयों के पास हथियार ना होना चाहिए, ये अधिनियम ये कहता था। तो कुल मिला के आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। अगला देखिए, कह रहा है कि लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में किसके पास वोट डालने का अधिकार होता था? तो टाई की स्थिति कब होती है? ये जब होती है जब दोनों पक्षों के पास बराबर बराबर मत हो जाते हैं, तो कौन एक वोट डालकर जिता सकता है, तो उस एक जो सिचुएशन होती है उसमें स्पीकर साहब वोट डाल के जवाब आपका करेक्ट हो जाता है। अगला नंबर जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार होता है? तो मैं कहूंगा ये अधिकार संसद को होता है, ये संसद को अधिकार होता है। आंसर जो आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कहा जा रहा है कि उस भारतीय प्रधानमंत्री का नाम बताइए जिन्होंने संसद में यह घोषणा की थी कि वह मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करेंगे, और इस घोषणा से भारत में जो देशव्यापी विरोध था वो स्टार्ट हुआ था। इस क्वेश्चन को साथियों आप लोग डबल स्टार लगा लीजिए, क्योंकि ये आपके एग्जाम में आएगा। यहाँ पर बात चल रही प्रधानमंत्री बीपी सिंह की, जिन्होंने संसद में यह घोषणा की थी कि वो मंडल आयोग में इस घोषणा का सिफारिश की थी, जिसके कारण यहाँ पर एक विरोध शुरू हुआ था विदेश व्यापी या देशव्यापी। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि संसद के खर्च किसके द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं? तो यहाँ पर साथियों आपका जो खर्च होता है ये नियंत्रित और महालेखा परीक्षक के द्वारा ये किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की सही आयु होती है? तो ये आपको बताना है कि 65 वर्ष की आयु में ये लोग सेवानिवृत्त होते हैं। राइट आंसर ए हो जाता है आपका। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कहा जा रहा है क्या कि भारतीय संविधान में पंचायती राज प्रणाली में कौन सा वर्ष में संशोधन में औपचारिक रूप से दिया गया था? तो आप लोग ध्यान रखेंगे, यहाँ पर अगर पंचायती राज प्रणाली को 1992 में 73वें यानी पंचायती राज प्रणाली को संशोधन में औपचारिक रूप से दिया गया था, ये आपका 1992 में और 73वें संशोधन में दिया गया था। अगला देखिए, कह रहा है कि भारतीय संविधान में दी गई अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून संबंधी प्रावधान सम्मिलित हैं। तो कौन सी अनुसूची की बात चल रही? तो मैं कहूंगा यहाँ पर 10वीं अनुसूची की बात चल रही। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, और जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर 1 डी के साथ है वो लोग बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाता है।
आपको ध्यान रखना है कि भारतीय संविधान की इनमें से किस अनुसूची में, तो मैं कहूंगा 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून संबंधी प्रावधान संबंधित हैं। मैं कहूंगा नेक्स्ट नंबर का सवाल कि कह रहा है, क्या सवाल आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर, निम्न में से सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है। देखिए सर्वाधिक सीमाओं वाला देश की जब हम बात करते हैं यहाँ पर साथियों, तो चीन है। यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाता है। और यहाँ पर जो सीमाओं वाला देश कौन सा होता है, तो आपका चीन हो जाता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से एमरेंड द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है, यानी कि एमरेंड द्वीप समूह किसको कहा जाता है, तो मैं कहूंगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह को एमरेंड द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर जिनका ऑप्शन नंबर डी है, तो मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। भारत में कृषि और संबंधित क्रियाकलापों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा उधार प्रदान किया जाता है, तो यहाँ पर वाणिज्य बैंकों की बात चल रही, तो आंसर आपका जो जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ जाएगा। अगला देखिए, झुग्गी बस्ती मुक्त भारत बनाने के लिए सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है, तो कौन सी योजना शुरू की गई है। स्वर्ण जयंती शहरी योजना नहीं, राष्ट्रीय शहरी नहीं, जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पर राजीव आवास योजना शुरू की गई, झुग्गी बस्ती यानी भारत को झुग्गी बस्ती से मुक्त करने के लिए सरकार के द्वारा राजीव आवास योजना स्टार्ट की गई। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक तन्य है, तो क्या होगा साथियों, यहाँ पर सोना आपका राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो मैं कहूंगा साथियों इलेक्ट्रिक मोटर के मैं अगर बात करूं, तो यहाँ पर ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। उसके बाद देखिए कि एक नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधने वाले बल को क्या बोला जाता है, तो यहाँ पर प्रबल नाभिकीय बल यहाँ पर बोला जाता है फ्रेंड्स, जो कि यहाँ पर एक नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधने वाले बल को प्रबल नाभिकीय बल बोला जाता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, बोला जा रहा है कि भोजन में रसायन किस उद्देश्य से मिलाया जाता है, तो भोजन में रसायन निम्नीकरण के लिए नहीं, अपघटन के लिए नहीं, संरक्षण के लिए यहाँ पर बनाया जाता है। संरक्षण के लिए यहाँ पर बनाया जाता है, आपको ध्यान रखना है साथियों। अभी आपके 50 सवाल होंगे, उसके बाद रीजनिंग के आपके लिए मैं लेकर आया हूँ एक ही क्लास में 20 क्वेश्चन रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे, देन आफ्टर आपके मैथ के क्वेश्चन होंगे, यानी कि जो जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है साथियों, उन सभी सब्जेक्ट को यहाँ पर हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो मैं कहूँगा अगर आप वाकई में देखिए आपको कोई भी एग्जाम देने जाना है, आपको कोई मतलब नहीं, तो मैं कहूंगा कोई दिक्कत नहीं, जैसे आपका मन करे वैसे आप करें। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि इस बार 100% आपको सिलेक्शन लेना ही लेना है, तो मैं कहूंगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। भले ही आप लोग आरपीएफ जो है आपका एग्जाम देने के बाद भले अनसब्सक्राइब कर लीजिए। मैं कहूंगा ऐसा ऐसा कंटेंट आपको दूंगा जो एग्जाम में आपको डायरेक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि सिंपल से लेकर हार्ड तक आपको कराऊंगा, शून्य से लेकर शिखर तक आपको पहुंचाऊंगा। तो चलिए कुल मिलाकर अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर इस सवाल की बात करें कि बांझपन जो होता है ये किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो ये विटामिन ई की कमी की वजह से होता है बांझपन। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, हैजा रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो हैजा रंग से आपकी जो आंत होती है ये प्रभावित होती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाता है। अगला देखिए कह रहा है कि पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी, यहाँ पर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी। ये आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके अलावा अगला क्वेश्चन जो है कि पौधों में मूल रोमों के द्वारा जल जिस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है वो कहलाती है, यानी वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, वाष्पोसर्जन, श्वसन, स्वेदन नहीं, तो यहाँ पर परासरण बोला जाता है। यानी कि पौधों में मूल रोमों के द्वारा जल जिस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है वो प्रक्रिया परासरण कहलाती है। अगला देखिए क्वेश्चन कि भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर जनरल कौन है। अब साथियों यहाँ पर 15 क्वेश्चन करंट अफेयर के देखेंगे, जो कि हर मॉडल पेपर में रहेंगे, जीएस के क्वेश्चन भी रहेंगे और करंट अफेयर के भी रहेंगे। तो यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है, तो यहाँ पर वर्तमान समय में शक्तिकांत दास हैं। अगला क्वेश्चन है उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किन पद पर किन दो लोगों की नियुक्ति की गई, यहाँ पर पवन कपूर और टीवी रविचंद्र की नियुक्ति की गई है उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद पर। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन
देश का अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है राजेंद्र खन्ना। इनको ही देश का अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। अगला सवाल देखिए कि किसे राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर नलिन प्रभात इनका नाम है और इनको राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला देखिए क्वेश्चन कि अप्रैल 2024 में एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया यानी कि एसोसिएंट के जो अध्यक्ष है कौन बने? यहाँ पर संजय नायर बने हैं। तो अगला देखिए कि जून 2024 में वैश्विक पवन दिवस के अवसर पर सर्वाधिक पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के लिए किस राज्य को प्रथम पुरस्कार दिया गया है? तो यहाँ पर किस राज्य को प्रथम पुरस्कार दिया गया है? तो मैं कहूँगा गुजरात राज्य को यहाँ पर प्रथम पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए कि अप्रैल 2024 में जर्मन लोकतंत्र पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर अलेक्सी नवल्नी को मतलब किया गया है और यूलिया नवल सॉरी मतलब ए और बी दोनों को किया गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर रोमन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार 2024 किसने जीता है? तो ये पंकज कुमार चटर्जी ने जीता है। यानी कि इस सवाल का जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है कि प्रतिष्ठित राष्ट्र गौरव पुरस्कार साथियों किसे सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर डॉक्टर उमा रेले को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। ये भी आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मार्च 2024 में चमेली देवी जैन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ग्रीष्मा कुठार और रितिका चोपड़ा को यहाँ पर चमेली देवी जैन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर किसने नई दिल्ली में राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो यहाँ पर जेपी नड्डा साहब ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय चिकित्सा पोर्टल में यहाँ पर इन्होंने शुभारंभ किया है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन में, एमएसडीई ने भारत में युवाओं में कौशल बढ़ाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर फ्लिपकार्ट के साथ इन्होंने साझेदारी की है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। अगला देखिए कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा हीरा कहाँ पर मिला है? ये आपका बोत्सवाना में मिला है, मतलब कि बोत्सवाना में मिला है। तो यहाँ पर सी आंसर आपका राइट हो जाता है। हाल ही में आईटीबीपी के अतिरिक्त महानिदेशक से नियुक्त हुए हैं, तो इनका नाम है संजीव रैना। ये अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट नंबर का सवाल है साथियों, अब यहाँ पर साथियों रीजनिंग के क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पर रीजनिंग के क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर बोला जा रहा है कि FILE को LIEF लिखा गया है। तो यहाँ पर UOUR को UORY को क्या लिखा जाएगा? तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो लेटर्स यहाँ पर है वही लेटर सेम यहाँ पर है, तो यानी कि आंसर इन्हीं लेटर से मिलकर बनेगा। तो आपको सिर्फ और सिर्फ इतना देखना है कि ये कैसे होगा। देखिए इफ यहाँ पर है तो यहाँ मतलब कि ये सबसे अंत में चला जाएगा। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि M सबसे पहले है तो आपका M सबसे अंत में चले जाएगा, और I जो है, जो I है वो वहाँ पर रहेगा, वो जहाँ पर है वहीं पर रहेगा, ये जहाँ पर है वो वहीं पर रहेगा। उसके बाद जो L है यानी तीसरा वाला पहले नंबर पर आ जाएगा और तीसरे नंबर पर आ जाएगा। और बच्चा क्या साथियों, यहाँ पर बच्चा यहाँ पर जो R, तो RAKM कहाँ पर लिखा हुआ? तो ऑप्शन नंबर बी में आपका लिखा हुआ है। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का जो सवाल है, बोला जा रहा है कथन और निष्कर्ष वाले जो सवाल हैं ये आपके सामने आएंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको देखना होगा। यहाँ पर बोला जा रहा है सभी विद्यार्थी डायरेक्टर हैं और विश्वविद्यालय के सभी शिक्षक डायरेक्टर हैं। तो जैसा इन दो कथनों में कहा गया है तो वैसा हम लोग कर लेते हैं। कह रहा है कि सभी विद्यार्थी जो हैं डायरेक्टर हैं, तो ये सभी मान लीजिए ये सभी विद्यार्थी हो गए और ये विद्यार्थी हो गए, और ये भी लिख देता हूँ, और ये विद्यार्थी क्या है? डायरेक्टर हैं। तो ये हम लोग डायरेक्टर लिख लेते हैं। तो उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि सभी विश्वविद्यालय के सभी शिक्षक डायरेक्टर हैं, यानी कि ये जो शिक्षक हैं ये भी डायरेक्टर हैं। तो कुछ इस टाइप से आपका ये आरेख बनेगा। उसके बाद अगर निष्कर्ष की बात करें तो निष्कर्ष यहाँ पर कौन कौन से सही हैं? तो यहाँ पर कुछ डायरेक्टर विद्यार्थी हैं और कुछ डायरेक्टर विद्यार्थी हैं, तो मतलब इतने डायरेक्टर विद्यार्थी हो जाएंगे, और कुछ डायरेक्टर विश्वविद्यालय के शिक्षक हैं। तो बिल्कुल साथियों कुछ डायरेक्टर विश्वविद्यालय के शिक्षक हैं, तो ये भी बात बिल्कुल सही हो जाएगी। यानी
यानी कि दोनों निष्कर्ष बिल्कुल सही हैं। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है, बोला जा रहा है और इसमें आपको डिक्शनरी के क्रम में आपको देखना है कि मतलब कि सेम वैसे इट इज लगाना है, जैसे कि एल ओ आई यहाँ पर भी है, एल ओ आई यहाँ पर भी है। उसके अलावा साथियों अगर मैं बात करें एल ओ जी यहाँ पर है, एल ओ आई से पहले एल ओ जी आता है, तो इनमें से कोई पहले आएगा, तो उसके बाद कुछ नहीं। तो मैं कहूंगा ये वाला 5 वाला नंबर सबसे पहले आएगा। उसके बाद एल ओ जी ओ सबसे पहले आता है या आई पहले आता है, तो मैं कहूंगा आई पहले आता है, तो 3 ये आ जाएगा और उसके बाद 4 वाला आ जाएगा। अब इसमें से सेलेक्ट करिए, एल ओ आई यहाँ पर भी है और एल ओ आई टी यहाँ पर है और यहाँ पर ई आर यहाँ पर है, ई आर यहाँ पर भी है, तो ये पहले आएगा और 2 वाला बाद में आएगा। तो 534 कहाँ पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है आपका आंसर। अब इस सवाल को देखिए साथियों, और ऐसा एक सवाल आपसे एकदम 100% पूछा जाएगा साथियों। आरपीएफ कांस्टेबल की अगर मैं बात करूं कि आप बहुत सीरियस होकर पढ़ाई करिए, क्योंकि आप इसमें सिलेक्शन पाना बहुत ही आसान हो जाएगा अगर आप बहुत एक तरीके से ध्यानपूर्वक पढ़ाई करेंगे, क्योंकि इसमें रीजनिंग आएगी और रीजनिंग में आपके 35 सवाल आएंगे। कितने आएंगे? 35 आएंगे। अगर आप 35 में पकड़ बना ली तो आपने रीजनिंग में तो 35/35 आपको मिल जाएंगे। और उसके अलावा अगर मैथ की बात करें हम लोग, तो यहाँ पर कुछ नहीं, 35 सवाल मैथ के आएंगे और 30 इसमें से, यानी कि इन दोनों में से आपको इनको लेकर चलना होगा बहुत अच्छी प्रकार से, क्योंकि जीएस ये भी हो सकता है कि जीएस बहुत हार्ड आ जाए, और जब जीएस बहुत हार्ड आ जाएगी तो उसमें बहुत सारे बच्चे, मैक्सिमम बच्चे मैं कहूँगा 95% जो चिल्ड्रंस होंगे वो उसको अच्छे से नहीं स्क्वायर कर पाएंगे। तो लेकिन ये तो बिल्कुल तय है कि रीजनिंग किस लेवल की आना है, कैसी रीजनिंग आना है और ये कैसी आना है, तो इसमें भी आप मेहनत करिए। और जीएस की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो मैं आपको डेली क्वेश्चन 50 करवा रहा हूं, तो मतलब एक मॉडल पेपर करवाता रहता हूं, तो इसमें 35 या 40 क्वेश्चन आपके होते हैं जीएस के और 10 से 15 सवाल आपके हो जाते हैं करंट अफेयर के। तो ये क्लास आप लोग एग्जाम तक देखिए, आप जो पढ़ रहे हैं उसको पढ़ते रहिए, मैं नहीं रोकूंगा, लेकिन ये क्लास आप लोग डेली देते रहें, क्योंकि 50 से 55 मिनट की ये क्लास है और इसमें आपके तीनों विषयों का साथियों रिवीजन हो जाएगा। एल यानी कि यहाँ पर पूछा जा रहा है एल की 2 संतानें हैं और वह एकमात्र बेटा है जी का। पहले साथियों इतना कर लीजिए, क्या बोला गया है कि एल की 2 संतानें हैं, तो एल की 2 संतानें हैं, जो एल है वो एकमात्र बेटा है जी का, यानी कि ए जो जी है ये आपका बेटा है, मतलब कि इसका बेटा है, यानी कि यहाँ पर जो बात चल रही टी का ससुर है, यहाँ पर जी की बात चल रही, जी टी का ससुर है, तो टी का ससुर का मतलब ये हुआ, यानी कि एल की कोई पत्नी होंगी वही तो कहेंगी टी, टी का मतलब कि वो ससुर हो जाएगा जी, तो ये यानी कि पति पत्नी हो जाएंगी और एल के ये पिताजी हो गई और ये एक तरीके से बहू हो गई। तो उसके बाद देखें कि टी का केवल एक बेटा है, यानी कि अभी आपसे पूछा गया था कि एल की 2 संतानें हैं, यानी कि एल का एक बेटा है और टी का एक बेटी है, तो यानी कि ऐसा होगा। तो टी का केवल एक बेटा है और पी की माँ कौन है? पी की माँ टी है, तो इनमें से एक बच्चा कौन हो जाएगा? पी हो जाएगा। तो और यहाँ पर जो पी आप लोग यहाँ पर लिख लेते हो, तो जी पोती नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जी पोती नहीं है, क्यों? क्योंकि जी की पोती नहीं है, क्यों मतलब क्यों पोता होगा? यहाँ पर जो बेटी हो जाएगी ये, तो क्यों ये इसका बेटा हो जाएगा एल और टी का, और जी का क्या हो जाएगा? जी इनको कहेगा पोता और इनको बोलेगी पोती। तो इतनी बात समझ गए, मतलब ये दोनों एक प्रकार से दादा कहेंगे, मतलब पोता और पोती। तो उसके बाद बोला जा रहा है पी और क्यों सहोदर का मतलब क्या होता है? एक प्रकार से सगे भाई बहन है। तो क्यों से किस प्रकार से संबंधित है टी? तो क्यों क्या बोला गया, क्यों क्या बोलेगा टी को? तो यहाँ पर क्यों, यहाँ पर मैंने लिखा, तो क्यों क्या बोलेगा टी को? तो टी को मम्मी ही बोलेगा, तो माँ कहाँ पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो इस सवाल को आप लोग देखिए, इसमें आखिर क्या होता है, यहाँ पर बात करते हैं। इसमें आखिर आप लोग देखिए कि 4 समूह दिए गए हैं, इनमें से 3 किसी प्रकार से संगत हैं और एक असंगत है। अब संगत है और असंगत है, तो उस अक्षर समूह का चयन करना है, यानी कि जो सबसे अलग है। तो ये आप लोग कैसे कर सकते हो साथियों, मुझे बताइए। देखिए अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि जो डी है ये आपका 4 पर आता है और एच आपका
8 पर आता है और ये 12 पर आता है और 16 पर आता है। और अगर बात करते हैं कि डी अगर 4 पर आता है, एच 8 पर आता है, एल 12 पर आता है, पी 16 पर आता है, और एन 14 पर आता है, और 18 पर आता है, वी 22 पर आता है, जेड 26 पर आता है, और टी साथियों आपका 20 पर आता है, ये 24 पर आता है, और बी 2 पर आता है और 6 पर आता है। वाई की बात करें तो ये 25 पर, 3 पर, 7 पर और 12 पर आता है। तो इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए सबसे अलग रूल 4 4 का यहाँ पर बढ़ाया गया। अब 4 4 4 बढ़ाया गया। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर कितना बढ़ाया गया, एक तरीके से यहाँ पर 4 बढ़ाया गया और यहाँ पर 5 बढ़ाया गया। तो मैं कहूंगा कि यहाँ पर थोड़ा सा अलग रूल ऑप्शन नंबर डी में लगा हुआ है, बाकी ये 3 सेम है बिल्कुल। तो अगला है कि 7 कार्यकर्ता आलोक, भूषण, कोलिन, दिनेश, ईशांत, फातिमा और गौरव एक सीधी रेखा में उत्तर की ओर उन्मुख होकर बैठे हैं। मतलब कि एक सीधी रेखा हम लोग बना लेते हैं और 7 लोगों की बैठने की जगह हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। तो ये जगह हो गई 7 लोगों की बैठने की, और कह रहा है कि सभी के सभी उत्तर दिशा की ओर देख रहे हैं। किस दिशा की ओर देख रहे हैं, उत्तर दिशा की ओर देख रहे हैं। अब यहाँ पर बोला जा रहा है साथियों कि फातिमा दिनेश और गौरव के बीच में बैठी है, ठीक है, और भूषण कोलिन और आलोक के बीच में बैठा है, ठीक है। ईशांत जो है, ईशांत गौरव के बाईं के और तीसरे स्थान पर बैठा, गौरव एक कोने पर बैठा है, और आलोक कोलिन के दाएं। अब इसको मैं करने का तरीका आपको बता दूं कि आप कैसे इसको करते हैं। देखिए फातिमा दिनेश गौरव के बीच में बैठी हैं, जो कि भूषण कोलिन दिनेश के बीच, ये इसके बीच हो, इसको भी स्किप करिए। और ईशांत गौरव के बाईं ओर बैठा है, ईशांत और गौरव के बाईं ओर बैठा है, इसको एक बार करने की कोशिश करेंगे। तो ईशांत मान लीजिए यहाँ पर, मतलब यहाँ पर लिख लीजिए, कहीं पर बैठा दीजिए। ईशांत गौरव के बाईं ओर बैठा है, तो मान लीजिए गौरव यहाँ पर बैठा है, और गौरव के बाईं ओर तभी तो ये बैठेगा ईशांत, और ईशांत गौरव के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है। तो यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है, तो गौरव कहाँ पर आ जाएगा आपका, यानी कि अगर गौरव यहाँ पर बैठा है 1 2 3, तो गौरव को यहाँ पर बैठाना चाहिए, जो कि हो जाता है, यानी कि गौरव के बाईं और तीसरे स्थान पर 1 2 3 स्थान ईशांत बैठा हो, गौरव एक कोने पर बैठा हुआ है। इसका मतलब कि गौरव के इधर कोई नहीं है। एक काम करिए, आपका 2 यहाँ से हटाइए और 2 यहाँ पर आप लोग बढ़ा लीजिए, क्योंकि 1 और 2, क्योंकि यहाँ पर आलोक कोलिन के दूसरे स्थान पर बैठा है। देखिए आलोक कोलिन जो होता है, मैं आपको बता दूं, एक बार फिर से पढ़िए। फातिमा दिनेश गौरव के बीच बैठी हुई है, तो फातिमा क्या हुई, ये गौरव और दिनेश के बीच में बैठी हुई है, तो दिनेश जाहिर सी बात है यहाँ पर होगा और फातिमा जी यहाँ पर होंगी। तो ये क्लियर हुआ। अब ईशांत गौरव के बाईं ओर बैठा हुआ है, तो ये भी हो चुका। अब देखिए यहाँ पर कुछ बचा हुआ है, कुछ नहीं। देखिए हाँ, भूषण कोलिन आलोक के बीच में बैठा हुआ है, तो भूषण जो है ये बीच में बैठे हैं इन दोनों के, ये जगह हुआ बैठी है, तो भूषण यहाँ पर बैठ जाएगा। और क्या बोला गया है कि भूषण कोलिन और आलोक के बीच में बैठा है, तो पूछा क्या जा रहा है जरा, तो ईशांत और फातिमा के बीच कौन बैठा हुआ, तो ईशांत और फातिमा के बीच दिनेश बैठा हुआ है, तो दिनेश आपका राइट आंसर हो जाता है। अच्छा, ये हमने क्यों नहीं लिखा, इसमें मैं कंफ्यूजन था, जो कंफ्यूजन ये सवाल है ये दूर नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर भूषण तो बीच में बैठा है, मतलब आजू बाजू में कोलिन और आलोक में। अब क्या पता कोलिन यहाँ पर बैठा हो और आलोक यहाँ पर बैठा हो, कोलिन यहाँ पर बैठा हो आलोक यहाँ पर, लेकिन ये सवाल पूछ ही नहीं रहा। लेकिन सवाल यहाँ से बनना है, तो कुल मिला के जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों क्लास को एक बार लाइक करिए, और चैनल को अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब इस सवाल को देखिए, कह रहा है कि प्लस गुणन को निरूपित करता है, यानी कि जहां पर प्लस देखिए वहां पर गुणा लगा देना। और क्या लिखा हुआ है साथियों, यहाँ पर ये भाग घटाने को निरूपित करता है, यानी कि यहाँ ये भाग है, यहाँ पर जहां पर भाग दिखे वहां पर माइनस लगा देना, और यहाँ पर माइनस जो विभाजन को निरूपित करता है, जहां पर माइनस दिखे वहां पर विभाजन वाला लगा देना। बस ये सवाल कह रहा है। अब 25 प्लस 25 भागे 50 माइनस 5 है। देखिए इसको लिख लीजिए कि 25 और 50 और यहाँ पर 5, तो प्लस है, प्लस की जगह पर गुणा लिखना है, भाग की जगह पर माइनस, माइनस की जगह पर भाग लिखना है। तो 25 की 25 से गुणा कराओगे तो 625 आएगा साथियों। अब यहाँ पर इसको अगर कराओगे तो 10 आ जाएगा, तो मैं कहूंगा 615 आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो मैं कहूंगा ऑप्शन डी में आपका राइट आंसर हो जाता है। जो